नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विश्व राजनीति में बड़े बदलाव हो रहे हैं और भारत की उसमें भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। आज जो परिस्थिति है, इसकी कल्पना आज से 10 साल पहले करना शायद बहुत मुश्किल होता। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या हो गया? बहुत कुछ हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से उन्होंने रूस की यात्रा की, फिर यूक्रेन की यात्रा की, दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा है लंबे समय से, और सबको मालूम है कि यूक्रेन के साथ अमेरिका और पूरा यूरोप खड़ा है और रूस के विरोध में खड़े हैं। ये सब लोग रूस की बर्बादी चाहते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से कच्चा तेल खरीदा। तमाम सैंक्शंस अमेरिका और यूरोप ने रूस पर लगा रखे हैं। उसके बावजूद, उसके बारे में एक बार पहले भी बता चुका हूँ, फिर से दोहराऊंगा नहीं, वो कि किस तरह से दरअसल केवल प्रधानमंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था को ही नहीं सुधारा रूस से तेल खरीदकर, बल्कि भारत की निजी कंपनियों ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर उसको रिफाइन करके यूरोप के देशों को बेचा, उनकी अर्थव्यवस्था को बचाया। तो विश्व अर्थव्यवस्था में स्थायित्व लाने में भारत सरकार की इस नीति का बड़ा योगदान रहा। अब भारत और अमेरिका दोनों के बड़े रणनीतिक संबंध है, बड़े अच्छे संबंध है, आर्थिक संबंध भी सुदृढ़ हो रहे हैं। अमेरिका बार बार कहता है कि हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है भारत, और भारत की ज़रूरत उसे बहुत ज़्यादा है इस समय, खासतौर से चीन को रोकने के लिए। लेकिन मैं जो एक बात कहता हूं कि चीन को रोकने के लिए अमेरिका को और यूरोप को भारत की ज़रूरत तो है, लेकिन दोनों ये नहीं चाहते हैं कि इस कोशिश में कि कहीं भारत जो है वो चीन से ज़्यादा ताकतवर हो जाए। तो चीन को हमने जो बढ़ने की छूट दी, वो गलती हम भारत के बारे में न करें। लेकिन आज उस विषय पर विस्तार में बात नहीं करूँगा। आज बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की। बांग्लादेश के मुद्दे पर जिस तरह से भारत और भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने तनकर खड़े हैं, ऐसा दृश्य शायद ही देखने को मिला हो। 1971 के बांग्लादेश युद्ध की बात छोड़ दें, और मेरा मानना है कि बांग्लादेश युद्ध जो है, अगर मेरी ओपिनियन नहीं है, रक्षा विशेषज्ञों की ओपिनियन है कि 2-3 दिन भी और चलता तो इस समय भारत का नक्शा कुछ और होता। शायद हम लाहौर पर कब्जा कर लेते। तो लेकिन ये सब अतीत की बातें हैं कि ऐसा होता तो क्या होता। अभी क्या हो रहा है, बात उसकी है। 26 अगस्त यानी इसी महीने, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तारीख है 30 अगस्त, यानी 4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत हुई, टेलीफोन पर बातचीत हुई। और ये बातचीत प्रधानमंत्री के यूक्रेन यात्रा से लौटने के बाद हुई। जाहिर है उसकी भी बात हुई होगी, उसके संबंध में भी दोनों देशों ने आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श किया होगा। लेकिन बातचीत बांग्लादेश के बारे में भी हुई। अब आप देखिए, जब मैंने बात कही कि भारत तनकर खड़ा है, पहले तो अमेरिका का रुख समझ लीजिए बांग्लादेश के बारे में, और वो आज से नहीं। 1971 में जब बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और भारत उसका साथ दे रहा था, तब बांग्लादेश बना नहीं था। उस युद्ध के बाद ही बना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। उस समय अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, उसे पैसा दे रहा था, उसे हथियार दे रहा था। वहाँ डिक्टेटरशिप थी, सैनिक तानाशाह था। इसके बावजूद अमेरिका उसका साथ दे रहा था और भारत जो लोकतांत्रिक देश था उसके विरोध में खड़ा था। तो अमेरिका की मानसिकता और उसकी स्ट्रेटजी को समझिए। वो कभी नहीं चाहेगा कि भारत के आस पड़ोस में शांति रहे, और इस रास्ते में सबसे बड़ा इस समय रोड़ा बांग्लादेश बना हुआ था, और खासतौर से शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते हुए अमेरिका अपनी योजनाओं में सफल नहीं हो पा रहा था। सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में आप सब अब जानते हैं कि अमेरिका वहाँ सैनिक अड्डा बनाना चाहता था। अगर शेख हसीना ने उसकी इजाज़त दे दी होती तो आज वो प्रधानमंत्री होती, आज भी बांग्लादेश की कोई समस्या ना होती, कोई आंदोलन ना होता, उनकी सरकार बची रहती। लेकिन उन्होंने मना कर दिया 2 कारणों से। अपने देश की सुरक्षा की दृष्टि से कि अमेरिका को हम अपनी ज़मीन पर सैनिक अड्डा बनाने की परमिशन क्यों दें, और दूसरा भारत के सुरक्षा हितों का भी ध्यान रखा।
अमेरिका उसके जरिए भारत पर भी नजर रखना चाहता था, खासतौर से बंगाल की खाड़ी पर। तो भारत का साथ दिया शेख हसीना ने अमेरिका के खिलाफ, और भारत ने बांग्लादेश और शेख हसीना का साथ दिया अमेरिका के खिलाफ। तो 1971 के युद्ध में आपको याद है कि अगर रूस उस समय हमारी मदद के लिए नहीं आता तो हम बहुत संकट में फंस जाते। अमेरिका ने अपनी नेवी का 7वां बेड़ा, जो सबसे सशक्त उस समय माना जाता था, वो रवाना कर दिया था पाकिस्तान की मदद के लिए। और उसके पहुंचने से 2 दिन या 3 दिन बताते हैं पहले जो है वो भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया और युद्ध विराम हो गया। अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। बहुत साल बाद, ये 71 की बात कर रहे हैं और फिर अब मैं बात कर रहा हूँ 91-92 की। हेनरी किसिंजर उस समय 71 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। वहाँ से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब विदेश मंत्री, और ये सारी योजना बांग्लादेश के खिलाफ उन्हीं की थी। अमेरिका और चीन को नज़दीक लाने वाले हेनरी किसिंजर थे, उन्हीं का किया धरा है सब। जो आज चीन की इतनी बड़ी शक्ति बनी है उसमें बड़ा योगदान है हेनरी किसिंजर का। भारत आए थे, ये 91 या 92 की बात है। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री पद से हट चुके थे। एक्स प्राइम मिनिस्टर के नाते उनसे भी मिलने का कार्यक्रम था, उनकी योजना थी। चंद्रशेखर जी का जो कार्यक्रम जो लोग देखते थे वो उनको बताने आए कि हेनरी किसिंजर भारत आ रहे हैं और वो आपसे भी मिलना चाहते हैं। उन्होंने जो लोग ये प्रस्ताव लेकर आए थे उनको बहुत बुरी तरह से लताड़ा। कहा कि जो आदमी भारत के खिलाफ 7वां बेड़ा भिजवा रहा था उससे मैं क्यों मिलूंगा। जिनको उससे मिलने से फायदा नजर आता हो, जो लोग सम्मानित महसूस करते हो, वो लोग मिलें। मैं ऐसे आदमी से नहीं मिलूंगा जो हमारे देश के खिलाफ जो है षड्यंत्र कर रहा था, जो हमारी देश की सेना को, हमारे देश की सुरक्षा को कमजोर करना चाहता था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैंने 26 अगस्त का जिक्र किया, दोनों की बातचीत हुई। आमतौर पर होता है कि राष्ट्राध्यक्ष बात करते हैं तो उसके बाद एक जो है बयान जारी होता है कि बातचीत में क्या हुआ। सब बातें तो नहीं आती, लेकिन मुख्य तौर पर जिन विषयों का जिक्र होता है उसके बारे में एक बयान जारी होता है। अमेरिका की ओर से बयान जारी हुआ और कहा गया कि विश्व की जो स्थिति है, अलग अलग मुद्दों पर, वो जो है इजराइल हमास से लेकर और रूस यूक्रेन सब पर जो है बातचीत हुई दोनों देशों के प्रमुखों की, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की। उसमें कहीं भी एक भी शब्द बांग्लादेश का नहीं था, कोई जिक्र ही नहीं था। भारत की ओर से भी बयान जारी हुआ, उसमें साफ साफ मेंशन किया गया, जिक्र किया गया कि बांग्लादेश के बारे में भी प्रधानमंत्री ने प्रश्न उठाया और कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो रुकना चाहिए, शांति व्यवस्था कायम होनी चाहिए और हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो रुकना चाहिए। अमेरिका ने इसका जिक्र नहीं किया। अमेरिका पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स का ठेकेदार मानता है अपने को, माइनॉरिटी राइट्स का ठेकेदार मानता है अपने को, लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस पर अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला है। 5 अगस्त को शेख हसीना ने छोड़ा था बांग्लादेश, तब से लेकर उनका तख्ता पलट होने से लेकर अब तक हिंदुओं पर जिस तरह से वहाँ अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ वो सरकारी नौकरियों में है ज़बरदस्ती इस्तीफे लिए जा रहे हैं, वहाँ के बांग्लादेश के चीफ जस्टिस से जबरन आंदोलनकारियों ने उनके चैम्बर में घुसकर इस्तीफा लिखवा लिया। अमेरिका चुप है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि बांग्लादेश में कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, माइनॉरिटीज़ का उत्पीड़न हो रहा है, उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है। लेकिन पुराना भारत होता तो भारत की ओर से जारी बयान में बांग्लादेश का जिक्र न होता, लेकिन हुआ, ये जानते हुए भी कि अमेरिका को ये अच्छा नहीं लगेगा, तो हमने इसकी परवाह नहीं की। अब उसका नतीजा आप देखिए। ये जो मोहम्मद यूनुस, वो जो बैंकर है, माइक्रो फाइनेंसिंग का जो एक्सपर्ट माना जाता है, कहा जाता है, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के बड़े आरोप थे, उस पर मुकदमा दर्ज कराया था शेख हसीना ने, अमेरिका का पिट्ठू है, उसको जो है एडवाइज़र बनाया गया है। एक तरह से डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर है वो इस समय।
उसको हिंदू मंदिर जाना पड़ा। ये भारत के प्रभाव का असर है। एक फैसला छोटा सा किया है भारत ने, एनटीपीसी जो सरकारी कंपनी है और अडानी पावर जो निजी कंपनी है और एक और कंपनी है, 3 कंपनियां हैं जो बांग्लादेश को पावर सप्लाई करती हैं। अडानी का जो है पावर प्लांट झारखंड में लगा है, जिसकी सारी बिजली जो बनती है वो बांग्लादेश को जाती है। तो भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। देखिए किस तरह से खेल होता है, किस तरह से चीन, पाकिस्तान, अमेरिका समर्थक तत्व यहां पर अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं। अब चूंकि वहां स्थिति बड़ी खराब है, बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति रोज खराब हो रही है। वहां की जो अंतरिम सरकार है उसने वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से $1 बिलियन का जो है वो लोन मांगा है, इमरजेंसी लोन मांगा है। इतनी हालत खराब है। वो देश जिसकी $460 बिलियन की इकॉनमी थी शेख हसीना के रहते हुए, जो दुनिया में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी, पाकिस्तान से बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुकी थी, उस देश की ये हालत हो गई है। तो भारत सरकार ने क्या किया, इन तीनों कंपनियों से कहा कि जो परिस्थिति है बांग्लादेश में, हो सकता है आपका पैसा वहां फंस जाए, आपने जो पावर सप्लाई किया है उसका पेमेंट ना हो। ऐसी स्थिति अगर होती है, ये ब्लैंकेट चेक नहीं था, ऐसी स्थिति अगर आती है कि आपको लगता है कि आपका पैसा फंस गया या फंस रहा है, तो आप जो पावर जनरेशन करते हैं, जो आप बिजली पैदा करते हैं, वो भारत की जो नेशनल ग्रिड है उसको भी बेच सकते हैं। इतनी सी परमिशन दी। कहा जा रहा है कि पहले तो चलाया गया कि भारत ने बांग्लादेश की बिजली बंद कर दी। जब ये नहीं चला तो कहा गया कि ये जो है अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने नियम बदल दिया। तो क्या भारत सरकार एनटीपीसी, अडानी और तीसरी कंपनी को, इन कंपनियों को डूब जाने देगी? कोई भी देश ऐसा करेगा क्या? लेकिन ये बात तो आप तब करेंगे जब आप देश हित के बारे में सोच रहे हो। जब आप देश को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे हो तो इस तरह का सवाल आपके मन में नहीं आएगा। तो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, ये अंतरिम सरकार बनने के बाद स्थिति वहां और खराब हो रही है, और यही चाहता है अमेरिका। अब आप कहेंगे कि अमेरिका ऐसा क्यों चाहेगा? इसलिए चाहेगा कि बांग्लादेश पूरी तरह से उसकी सहायता पर निर्भर हो जाए, आश्रित हो जाए। तो जब बांग्लादेश पूरी तरह से उस पर आश्रित हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा, तब जो चाहेगा बांग्लादेश से ले सकता है अमेरिका। अमेरिका ने सेंट मार्टिन जो द्वीप है उसके बारे में सोचना अभी छोड़ा नहीं है। उसके लिए स्ट्रेटजिक रूप से उसको लगता है कि ये बहुत बड़ी सफलता होगी उसकी अगर सेंट मार्टिन द्वीप उसको मिल जाता है, वहाँ सैनिक अड्डा बनाने को मिल जाता है। भारत की पूरी कोशिश है कि ऐसा होने न पाए। तो जो अंतरिम सरकार है वो ऐसा नहीं, अमेरिका के समर्थन के बावजूद भारत के खिलाफ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं है। इसीलिए मोहम्मद यूनुस मंदिर गया और कहा कि हिंदुओं की रक्षा के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। उसने बोला नहीं, उसको बोलना पड़ा। और इतना ही नहीं, शेख हसीना 5 अगस्त से भारत में है। न तो अमेरिका की हिम्मत हुई, न बांग्लादेश के किसी नेता की हिम्मत हुई कि वो कहे भारत से, बांग्लादेश के किसी नेता से मेरा मतलब जो लोग सरकार में हैं, अंतरिम सरकार में है, कोई चिटपुट छोटा मोटा नेता बयान दे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि कहे कि शेख हसीना को आप बांग्लादेश को सौंप दीजिए। शेख हसीना पर 3 मुकदमे हत्या के और पता नहीं किस किस चीज़ के दायर किए जा चुके हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रत्यार्पण संधि है, और अमेरिका हमेशा से बीएनपी, खालिदा जिया की जो पार्टी है, जो जिहादियों की पार्टी है, उसका समर्थन करता रहा है, आज भी कर रहा है। खालिदा जिया का बेटा अमेरिका में रहता है, उसको मांग हो रही है बांग्लादेश आने की, पता नहीं आ चुका है कि नहीं आ चुका है, लेकिन आ ही जाएगा। उसको सत्ता सौंपने की तैयारी हो रही है। जो चुनाव कराया जाए इस तरह से कराया जाए कि उसकी पार्टी बीएनपी जीत जाए। बीएनपी घोषित रूप से भारत विरोधी पार्टी है।
तो बीएनपी अगर सत्ता में आती है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अगर वो सत्ता में आती है, तो भारत से रिश्ते खराब होंगे। यही अमेरिका चाहता है। लेकिन आप देखिए, इस सब के बावजूद तख्ता पलट तो अमेरिका ने करा लिया, लेकिन शेख हसीना को रोक नहीं पाए ढाका में। शेख मुजीबुर रहमान के साथ जो किया था, जिस तरह से 15 अगस्त 1975 को उनके और उनके पूरे परिवार की हत्या करवाई थी, शेख हसीना इसलिए बच गई थी कि वो विदेश में थी, वरना उनके पूरे परिवार को मार दिया गया था। वो पूरा ऑपरेशन सीआईए की देखरेख में हुआ था। तो बांग्लादेश बने ये अमेरिका नहीं चाहता था, भारत ने बनवा दिया। शेख हसीना सत्ता में रहें ये अमेरिका नहीं चाहता था, उसे लंबे समय तक सत्ता में रहीं, और तख्ता पलट के बाद अमेरिका उनको बांग्लादेश में, ढाका में रोक नहीं पाया। ये भारत की बढ़ी हुई ताकत है। और आज भी शेख हसीना के खिलाफ कुछ बोलने या भारत से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है अमेरिका। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि बांग्लादेश भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नया विवाद का मुद्दा बन गया है। भारत अपना राष्ट्रीय हित देख रहा है और अमेरिका जो है अपना रणनीतिक हित देख रहा है। दोनों में टकराव होना तय है। भारत पीछे हटेगा इसके कोई संकेत नहीं है। अमेरिका आगे बढ़ेगा इसके अभी तक कोई संकेत नहीं मिल रहे। तो आने वाला समय तय करेगा बांग्लादेश में परिस्थितियां क्या स्वरूप लेती हैं। चुनाव होता है कि नहीं, चुनाव होता है तो कब होता है, उसमें कौन जीतता है, क्या शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव लड़ने दिया जाएगा, उनके नेताओं को मारा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसी हालत में क्या उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने की छूट मिलेगी भी। अमेरिका तो चैंपियन है डेमोक्रेसी का, लेकिन डेमोक्रेसी को बचाने के लिए उसने कहीं कोई काम नहीं किया। जहां उसने पहलकदमी की है, जहां उसने इनिशिएटिव लिया है, वो सब जो डिक्टेटरशिप हैं, मिलिट्री शासन हैं, उनको बचाने के लिए। अमेरिका ने जितने तख्ता पलट किए हैं उनमें से ज़्यादातर डेमोक्रेसीज रही हैं। तो इसलिए अमेरिका के रुख को समझिए, वो भारत में भी वही करना चाहता है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो उसने बांग्लादेश में किया है। लोकसभा चुनाव से पहले से तैयारी हो रही है, कर नहीं पाया। इस देश के मतदाता और इस देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व ने ऐसा होने नहीं दिया। लेकिन अमेरिका ने कोशिश छोड़ी नहीं है। भारत में जो उसके पिट्ठू हैं वो लगातार सक्रिय हैं और उनकी सक्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उनके हाथ में नया हथियार जातीय जनगणना, जातिवाद का है। तो आप समझिए ये कितनी बड़ी साजिश है। इससे सावधान होने की ज़रूरत है। ये मामला किसी एक पार्टी का, किसी एक सरकार का, किसी एक राज्य का नहीं है, किसी एक नेता का नहीं है। ये देश की सुरक्षा का मामला है, देश की एकता और अखंडता का मामला है। इसको इस नज़रिए से देखेंगे तो आपको पूरी बात समझने में मदद मिलेगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।